नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल की। एक ऐसा सवाल जो पौराणिक कथाओं की सबसे पूजनीय जगहों में से एक मिथिला से जुड़ा हुआ है। और पता है, यही वो पावरफुल सवाल है जो हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये सवाल पूछा गया था मशहूर वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास से। सवाल पूछने वाले थे 24 साल के एक दर्शक शुभम झा, जिन्हें लगा कि अरे भाई, सीता की भूमि को तो नजरअंदाज किया जा रहा है। और जानते हैं, इस एक सीधे से सवाल ने इतिहास, हमारे मूल्यों और रामायण के असली सार में गहरी डुबकी लगाने का दरवाजा ही खोल दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को समझते हैं और उस जवाब को भी जिसने सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, ये कथा रामायण नहीं, सीतायन है। मतलब ये पूरा महाकाव्य ही एक नए नजरिए से देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि सीता के बिना तो ये कहानी ही अधूरी है। सच तो ये है कि अगर सीता नहीं तो ये कथा किसी की भी नहीं है। तो फिर रामकथा नहीं बल्कि सीतायन। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें मिथिला के इतिहास में उतरना होगा। उस इतिहास में जिसने इस भूमि को ऐसा बनाया जहां सीता को प्रकट होना था। तो कहानी शुरू होती है राजा निम्मी से। वो एक उत्तराधिकारी चाहते थे, लेकिन उन्हें ऋषि वशिष्ठ से श्राप मिला और उनका शरीर नष्ट हो गया। फिर ऋषियों ने उन्हीं के निर्जीव शरीर से एक नए जीव की रचना की, जिनका नाम रखा मिथि, और इन्हीं मिथि ने मिथिला राजवंश की स्थापना की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा निम्मी को एक वरदान भी मिला कि वो सभी की पलकों पर वास करेंगे, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वो अपनी ही भूमि पर सीता को देख पाएंगे। तो सोचिए, मिथिला में सीता का आगमन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो सदियों पहले से तय था। और ये कितना दिलचस्प है ना? संस्कृत में पलक झपकने को निमिष कहते हैं। ये शब्द राजा निमि के उसी शाश्वत इंतजार से आया है। मतलब एक राजा की इच्छा हमारी भाषा का, हमारी रोजमर्रा की एक क्रिया का हिस्सा बन गई। अच्छा, अब आते हैं उस एक सेंट्रल वैल्यू पर, उस एक केंद्रीय मूल्य पर जो मिथिला का प्रतीक है। और ये एक ऐसा मूल्य है जिसके बारे में वक्ता का मानना है कि आज के जमाने में हम उसे कहीं खो चुके हैं। तो सीता मिली कैसे? कहानी ये है कि जब मिथिला में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने अपना मुकुट उतारकर एक किसान की तरह खुद हल उठाया, और जब वो खुद खेतों में हल चला रहे थे तब उन्हें धरती से शिशु सीता मिली। मतलब शांति और समृद्धि किसी शाही आदेश से नहीं आई, बल्कि श्रम से, यानी फिजिकल लेबर से आई। ये सबसे बड़ी सीख है कि सीता, जो दिव्य कृपा का प्रतीक है, वो विनम्र मेहनत के इनाम के तौर पर मिली। और आज हम कहाँ आ गए हैं? शारीरिक श्रम। मतलब श्रम की कीमत लगभग 0 हो गई है। हम एक ऐसी आरामदायक जिंदगी चाहते हैं जहां हमारे छोटे मोटे काम भी कोई और कर दे। अच्छी नौकरी का मतलब ही ये हो गया है कि जिसमें कम से कम काम करना पड़े। और ये सोच भगवान राम जैसे आदर्शों से कितनी अलग है, जिन्होंने जंगल में अपनी कुटिया खुद बनाई थी। तो यहाँ वक्ता इसी कल्चरल शिफ्ट की, इसी बदलाव की आलोचना कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज का ये जो फर्क है, ये समाज के स्तर पर, खासकर किसी क्राइसिस के समय, किसी संकट के समय कैसे सामने आता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है नागरिक विकास का। देखिए, ये सड़कों या इमारतों वाला विकास नहीं है। ये है एक सामूहिक भावना जो आपसी सहयोग, त्याग और एक आध्यात्मिक जुड़ाव से पैदा होती है। यही वो चीज़ है जो एक समाज को एकजुट रखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला। एक तरफ पश्चिम में एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच थी, जहां टॉयलेट पेपर के लिए दुकानों में लूटपाट जैसी घटनाएं हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक कलेक्टिव सोच दिखी। इसका प्रतीक वो 72 साल के बुजुर्ग बने, जिन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर एक 24 साल के नौजवान को देकर अपनी जान दे दी। ये दिखाता है कि जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। त्याग की यही भावना, यही स्पिरिट असल में हमारे समाज के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस की वजह है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यही नागरिक विकास किसी भी समाज की सबसे बड़ी, सबसे गहरी ताकत होता है। तो आखिर में चलिए इस तर्क पर नज़र डालते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनमें आज की समस्याओं के लिए साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं। सोचिए, क्या हो अगर हमारी पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां न हो, बल्कि साइंटिफिक मेटाफर्स हो, वैज्ञानिक रूपक।
वक्ता का यही मानना है कि हमारी कई परंपराओं के पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है जिसे हम आज रीडिस्कवर कर रहे हैं, फिर से खोज रहे हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सप्तऋषि यानी अत्रि और अनसुया की कहानी। ये बाइनरी स्टार सिस्टम जैसा है जहां दो तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए अपना अपना रास्ता भी तय करते हैं। या फिर सीता का कभी मैला न होने वाला वस्त्र। ये असल में एक बेदाग चरित्र का प्रतीक है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज, मानसून से पहले घरों में चूने से पुताई करना। इसके पीछे का साइंस है इसके एंटीसेप्टिक गुण, जो घर को बैक्टीरिया और कीड़ों से बचाते हैं। तो देखिए कैसे हमारी परंपराएं साइंस और गहरे सिंबॉलिज्म से जुड़ी हुई हैं। एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है परस्पर प्रीति। इसका सीधा सा मतलब है कि प्यार, सम्मान, ये सब दो तरफा होना चाहिए। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। इसे समझाने के लिए दो व्यापारियों की एक छोटी सी कहानी है। कहानी का सार इस एक लाइन में है, आप 1 किलोग्राम प्रेम घी की उम्मीद नहीं कर सकते यदि आप केवल 500 ग्राम सम्मान जीरा देते हैं। कितनी सीधी और गहरी बात है। ये हर रिश्ते पर लागू होती है कि जो आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारी आज की जो समस्याएं हैं जैसे एंग्जाइटी, अकेलापन, इन सब का समाधान कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी जड़ों में, हमारी अपनी संस्कृति में ही छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।